पर अत्याचार की कई दास्तानें देखने को और सुनने को मिल रही है और कितना हमारे तारने के लिए, उद्धार के लिए भगवान को धरती पर भेज दिया, हमारे बक्सर में भेज दिया, उसका माफ हो गया, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने चंद्रमा को माफ कभी नहीं किया और आज भी उस पर दाग है और कोई भी ऐसा ऋषि मुनि नहीं आया कि उसके दाग को साफ किया हो। क्या बात। लेकिन हम आज की अपनी व्यवस्था में जहाँ इतना आगे हम बढ़ गए हैं, न्याय के लिए महिलाएं तड़प रही है। इतिहास को अगर देखना है तो केवल नीति ही नहीं, उसके अंदर जो प्रतीकात्मक जो चीजें रखी गई है उसको समझने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने धर्म शास्त्र, अपने पुराण, अपनी स्मृतियां, अपने वेदों को देखने के लिए भी एक वैज्ञानिक नजरिया होना चाहिए। नहीं तो उसके प्रति भी जिसमें इतिहास छिपा है आप अंधविश्वास करके और उसे दूर भागने की ही उपदेश देंगे, दूसरा काम आप नहीं करेंगे। जो इतिहास हमें ज्ञात है उसके प्रति भी हमें वैज्ञानिक नजरिया अपनाना होगा। हमारे देश में या दुनिया के अंदर जो हमारे देश के बारे में, यहाँ के सभ्यता और संस्कृति के बारे में जो ज्ञान है वो पीछे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो संस्कृति है वहां तक हम जाते हैं और उसके बाद ऋक वैदिक काल, उपनिषद काल, मगध काल, आधुनिक काल और अभी के काल तक हम आते हैं। यही इतिहास के अध्याय है। अब गांव गांव का और व्यक्ति व्यक्ति का इतिहास नहीं होता। तो ऋग वैदिक काल ईसा पूर्व 1500 से 1000 ईस्वी तक ऋग वैदिक काल को हम मानते हैं। ईसा पूर्व 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक लोहे का ज्ञान मानव जाति को नहीं था, कम से कम हमारे यहाँ नहीं था। लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे का प्रयोग नहीं था। ईसा पूर्व 700 ईसा पूर्व से लोहे का प्रयोग पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में शुरू हुआ, हिंदुस्तान में और दूसरी जगह कहीं नहीं। यही इतिहास बताता है और इस लोहे के प्रयोग ने हमारे पुराने इतिहास को पलटना शुरू किया। मैं इस बात की चर्चा इसलिए करता हूँ कि इतिहास का निर्माण औजारों ने किया, हालांकि औजार का निर्माण मनुष्य ने किया और उसका उपयोग मनुष्य ने नहीं किया, लेकिन अगर लोहे की खोज नहीं हुई होती आज जो इतिहास हम देख रहे हैं वो नहीं होता। 700 ईस्वी में लोहे का जब इस आविष्कार हुआ हमारे धर्म को भी पलट दिया, हमारे दूसरे धर्म को भी जन्म दिया। लोहे के इस्तेमाल ने कृषि का रास्ता साफ कर दिया और कृषि में पशुओं का महत्व बढ़ गया और पशु बलि को रोकने के लिए बुद्ध जैसे आदमी का अवतार भी हो गया और बुद्ध पशु बलि के खिलाफ और अहिंसा के खिलाफ उपदेश लेकर आया और पुराना जो ब्राह्मण धर्म था उसको लतिया करके लोगों ने फेंक दिया और बौद्ध धर्म ने 1000 वर्ष तक लोगों के दिल और दिमाग पर शासन किया। ये लोहे का कमाल है। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन आप जो इतिहास के ज्ञाता हैं, बौद्ध धर्म ने क्या क्या यहाँ किया आप सभी को ये मालूम है और बौद्ध धर्म भी एक मुकाम पर पहुंचा जहाँ इसके भिक्षुओं ने और इसके मठों ने राजा महाराजाओं का शान शौकत लेकर खड़े हो गए और इन्होंने जनता के साथ वही किया जो राजा महाराजा करते आए थे। तो लोक समाज ने ही, जनता ने ही उठा करके फेंक दिया और ईस्वी सन 520 के आसपास में हमारे देश के अंदर से बौद्ध धर्म गायब होने लगा, हमारे देश में गायब होने लगा और इसी अवधि में 520 से शुरू होकर उसके बाद 500 साल तक बौद्ध धर्म चीन के अंदर प्रवेश करने लगा। सोचना है तो इस पर सोचिए। बौद्ध लोहे के आविष्कार से लेके अब तक और बौद्ध धर्म अपने सही रूप में जब तक हिंदुस्तान में रहा, लगभग 500 से लेकर 700 साल का ऐसा काल है। गुप्त काल के
गुप्त काल के शुरू होने तक या कुछ उसके बाद तक वो ऐसा काल है जिसमें विज्ञान के क्षेत्र में हमारे देश ने दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तरक्की की। 18 अंकों तक की गिनती हमारे हिंदुस्तान के ही ज्ञान में था और कहीं नहीं था। इसका मतलब जो आप हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा हजार और शंख और महाशंख तक जो जाते हैं, इतनी गिनती का ज्ञान दुनिया के किसी भाग में नहीं था, हमारे ही में था। चिकित्सा शास्त्र का जो विकास हुआ, विज्ञान के हर क्षेत्र में जो विकास हुआ, ये वही काल है जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों के दिल दिमाग पर हावी था। इसमें काफी बड़े बड़े आविष्कार हमारे देश में हुए। तो ये इतिहास को देखने का ये नजरिया ये वैज्ञानिक होना चाहिए। और उसके बाद भी हमारे देश में अगर इतिहास खोजना है तो हम अपने बिहार में तो मगध जो है एक लंबे समय तक भारत का शासन का एक केंद्र रहा। सिकंदर को पराजित करने वाला यही कलाल चंद्रगुप्त मौर्य और ये चाणक्य था। ये उस काल को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, लेकिन इतिहास के हर अध्याय में मैं जाना नहीं चाहता। ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में इतिहास रचने वाला हमारा देश ये 11वीं और 12वीं शताब्दी आते आते, शताब्दी कहिए तो 12वीं और ईस्वी सन गिनिए तो 1100 ईस्वी से हमारा देश गुलाम होने लगा। अंग्रेजों की जैसी गुलामी थी वैसी नहीं, लेकिन विदेशी हमलावर यहाँ आए। गजनी से शुरू हुआ और इसको बिल्कुल ही सांप्रदायिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए। और यह भी बदला तब जब बारूद का आविष्कार कुछ नजदीक आ गया या कुछ लोगों को ज्ञान हो गया है, तलवार के बल पर नहीं। जैसे लोहे ने इतिहास को बदला था, बारूद के आविष्कार ने भी इतिहास को बदला। और लोहे की जब मैंने बात की तो हिरौली गांव में आप सज्जन जितने जुटे हैं उसमें एक बात का इशारा मैं आपको कर दूं कि लोहे के आविष्कार ने क्षत्रिय और ब्राह्मण संघर्ष इतिहास में दर्ज है और ये बिल्कुल वास्तविकता है। लोहे के आविष्कार से न केवल कृषि की उन्नति हुई वरन ये हथियारों का भी निर्माण हुआ। और जो लोहे के हथियार बन गए तो जो युद्ध जिस जाति के जिम्मे था, क्षत्रिय के जिम्मे, उसका वर्चस्व ब्राह्मणों से ऊपर गया और इसने अपने अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई शुरू की, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष का भी कारण बना। ये हथियार राजनीति में भी संघर्ष को ले आया। इसलिए बारूद जब बना तो इसने भी संघर्ष और धरती पर कब्जे की लड़ाई शुरू की। जिन जातियों के पास, जिन सभ्यताओं के पास बारूद नहीं था, उनको पराजित होना पड़ा। और हमारा देश 12वीं शताब्दी आते आते हिंदुस्तान के बड़े भाग पर तुर्कों का शासन ये कायम हुआ। और इन्हें भी अपना इतिहास देखना चाहिए। 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक, या कहिए तो 18वीं शताब्दी तक जो हमारे देश के लोग थे, और उनका इतिहास अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये देखना चाहिए कि इन मुगलों तक को कौन सा ऐसा कारण था कि इन मुगलों तक को अंग्रेजों के शासन, कहीं पुर्तगीजों के शासन, कहीं डचों के शासन के नीचे जाना पड़ा। और 200 से 250 वर्षों तक गुलाम रहने के बाद हम आजाद हुए। और हम समझते हैं कि ये समुद्र पर शासन, ये नेविगेशन का आविष्कार, ये गोली और बारूद तो उम्दा किस्म के हथियार, यहाँ के भाले, बर्छे और पुराने बारूद के हथियारों को भी टिकने नहीं दिया। यही नहीं टिकने दिया। हिरौली का इतिहास में नाम दर्ज है। हिरौली, तिवारीपुर, दलसागर, ये सबका नाम इतिहास में दर्ज है। और कतकौली में जो लड़ाई शुरू हुई, लोग टुकुर अपने खेतों में देखते रह गए और 10 लाख की सेना हार गई और 2 लाख की सेना हार गई और हराने वाले महज 10,000 अंग्रेज सिपाही भी नहीं थे। उसमें भारतीय सिपाही भी कुछ थे, लेकिन उनके हथियार उम्दा थे। उस उम्दा हथियार ने मुगलों का ये
सफाया कर दिया। और क्या कारण हुआ कि अंग्रेज चले गए? क्या अकेले बाबू कुंवर सिंह से चले गए? और ये तात्या टोपे और दूसरे लोगों ने उन्हें चला दिया। अंग्रेजों के जाने के पहले दुनिया के इतिहास ने करवट ले ली थी। दुनिया के इतिहास में करवट ले ली थी। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 में शुरू हुआ, उसने एक विश्व संगठन कायम कर दिया कि ये लोक समाज को अधिकार है अपनी सरकार चुनने का, अपनी व्यवस्था चुनने का। दुनिया में ऐसा यूनाइटेड नेशन या लीग ऑफ नेशंस आ चुका था, यूनाइटेड नेशन आ चुका था। और आजादी की लड़ाई सोवियत संघ बनने के बाद दुनिया के एक हिस्सा में पूंजीवाद के खिलाफ एक व्यवस्था कायम होने के बाद दुनिया भर में आजादी की लड़ाई शुरू हुई। हमें इतिहास पर अपना गौरव इसलिए करना चाहिए कि 1857 में कुंवर सिंह जैसे लोग और 1847, 48 और 30 के जमाने में, 32 और 22 के जमाने में गांधी जी जैसे बुद्धिजीवी, नेहरू जी जैसे बुद्धिजीवी, पटेल जैसे लोग दुनिया के अंदर लोक समाज जो मांग कर रहा था अपनी सरकार बनाने का, आजादी का, ये सम्राटशाही के साथ नहीं जाकर के लोगों की आवाज के साथ खड़े हुए, लोगों की जनता के साथ खड़े हुए, इसलिए जनता के नेता थे, इसलिए भारत के मसीहा थे। इस रूप में हमें समझना चाहिए। लेकिन दुनिया करवट ले रही थी और आज फिर इतिहास रचा जा रहा है। और अंग्रेजी काल में हमारे देश से जितनी दौलत हमारे देश से बाहर जा रही थी, उससे 1000 गुना ज्यादा हमारे देश की दौलत आज बाहर जा रही है। इसका इशारा वो 1963 में ही नेहरू ने किया था और एक विदेशी पत्रिका को इंटरव्यू दिया था और वहां उसने कहा था कि ब्रिटिश काल में 1963 में कहा था कि ब्रिटिश काल में जितनी दौलत हमारे देश में ब्रिटेन जा रही थी, उससे ज्यादा दौलत आज 1963 में जा रही है। और वही सच्चाई रिपीट होते गई और आज ये हालात है कि न केवल दौलत जा रही है, बल्कि यहाँ तो चीन को भी हमारे मनमोहन जी इनवाइट करा है, आइए और यहाँ जमीन लीजिए और यहाँ अपना पैसा लगाइए। ये रोज बरोज हो रहा है और इस पर बहस कीजिए तो ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, घरों में, गांव में झगड़ा और मारपीट करने तक को लोग तैयार हो जाते हैं। आप देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, आप देश का अर्बनाइजेशन नहीं चाहते हैं, आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? इस तरह से लोग बात कर रहे हैं। इतिहास रचा जा रहा है हमारी आंखों के सामने और हम अंधे हैं या पूरी आंख हमारी खुली है, पता नहीं। फिर भी मैं चाहूंगा कि इस तरह की गोष्ठियां का सिलसिला आप शुरू करें और एक लोगों को भी इसमें पूरा समय लेकर के शुरू किया जाए और लोगों को इतिहास को देखने का एक वैज्ञानिक नजरिया दिया जाए। और आज जो चुनौती हमारे सामने, हमारे समाज के सामने दरपेश है, वो है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आज कुल चुनौती का सार ये है कि हमारे साथ एक संविधान है। फिर चुनाव होने जा रहा है, हम अपनी सरकार बनाएंगे, हमारे उसके बारे में कोई अपील नहीं है। हमारा केवल ये कहना है, हम अपना हर साल बार इतिहास बनाते हैं एक संविधान के अंदर, लेकिन हमारा संविधान हमारी संस्कृति का 1% भी अभी हिस्सा नहीं बन पाया है। ये हमारी चेतना का हिस्सा अभी हमारा संविधान, जिस संस्कृति की संविधान हमारा बात करता है, जिस तरह की व्यवस्था और न्याय और की बात हमारा संविधान करता है, जिस तरह की शासन प्रणाली की बात हमारा संविधान करता है, वह हमारे चेतना का अभी अंग भी नहीं बन पाया है। और इसीलिए सारी चीजें बेरोक टोक कानून को तोड़ते हुए, लोगों की भावनाओं को कुचलते हुए चल रहा है। और यह स्थिति हमारे सामने है। इतिहास तो बन रहा है और इस इतिहास को देखने वाले भी लोग हैं। इतिहास कोई बीता हुआ काल नहीं है, आज ही का जो इतिहास गढ़ा जा रहा है, कल का इतिहास बनेगा। फिर भी इस प्रयास के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं और जिसकी स्मृति में ये आयोजन किया गया है उनको मैं अपना सत नमन रामनारायण चौबे जी को पेश करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने काफी कुछ सीखा। इन्होंने इतिहास के पृष्ठ